हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आराम से मजे कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है इसको पढ़ने में, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने जो क्लास 10 में पढ़ा था बस उसी को आपको रिपीट करना है। सबसे पहले हम उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और ये जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो हम किसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले इस स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास बना देते हैं, आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इधर एक, ये हो गई आपके पास वर्टिकल लाइन, मतलब आपकी कौन सी, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई और यहाँ बना लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये आपकी क्या हो गई, इधर एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ओके ओके कोई नहीं, अब ये आपकी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये होगी आपके पास वाई एक्सिस और ये होगी आपके पास एक्स एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखो इसमें, है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इधर अगर कोई पॉइंट है आपका पी, पी पॉइंट है और यहाँ आपका कोई पॉइंट है क्यू। ठीक है, लेट इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1 एंड y1 है। ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास x2 एंड y2 है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे ये बताओ, है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला था ये बताओ। तो आपके इधर डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज लेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था याद करो, अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था या नहीं था, है ना। बात आ गई आपको समझ में। तो ये इसका फॉर्मूला था x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट गिवन है, इनके आपको इसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता है ये x1 होगा, ये y1 और यहाँ ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। तो बस चलते हुए फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस एक्स है ना, यानी 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस y1 होगा। ओके, तो इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर। ओके, तो -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके लिए 9 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ऐड किया तो हो जाएगा 25। ओके, और जब इसका अंडर रूट होगा तो ये आपके पास 5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, कोई टफ वाली इसमें बात नहीं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ओहो नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपको ढंग से याद हो तो बताओ, आपने सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन के अगर ये मान लो ये 2 पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, लेट ए एंड बी। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास x1 एंड y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है x2 एंड y2, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पर अगर एक कोई पॉइंट है r, वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है इसको, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन रेशियो ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, m1 और m2 में क्या कर रहा है, वो ये जो r पॉइंट है इस पूरी ab को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, इस r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x y, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, फॉर्मूला है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही था। और फिर y का फॉर्मूला क्या था, y का फॉर्मूला था m2 y1 प्लस m1 y2 और डिवाइड में आएगा आपके पास m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था y का। तो x और y की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से, और ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। ये वाले फॉर्मूले जब याद रखोगे ना तो आपके बड़ा इजी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल में क्या है, find the coordinates of the point P which divides the line segment joining A 1 and -3 and B -3 and 9 internally in the ratio of 1:3। तो 1:3 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला वापस लिख देते हैं, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो m2 की वैल्यू क्या है, ये आपके देखो, ये m2 की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1, ओके, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू कितनी है -3, और अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 बन जा 3 माइनस 3 बन जा 3, अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ये देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया, 1 को 3 से किया 3, तो आप देखोगे कि 3 माइनस 3 0, तो 0/4 कितना होगा आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलर हम y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आप मुझे बताओ m2 की वैल्यू क्या होगी, m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 है, y1 की वैल्यू -3 प्लस m1 कितना है आपके पास 1, ओके, और y2 कितना है 9, और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस 3। तो देखो 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये -9 प्लस 9 को 1 से किया तो 9, अपॉन में हो गया 4, तो ये हो जाएगा 0/4। 0/4 मीन्स कितना हो गया आंसर 0। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपके पास 0 एंड 0 आ गई, x और y की वैल्यू आ गई 0 एंड 0। ओके, अब आगे देखते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट बीच में आता है, बीच का मतलब हुआ कि इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मीन 1:1 में डिवाइड करेगा। तो जैसे आप m1 की वैल्यू m1 की 1 और m2 की 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको पास x की वैल्यू, आपको फॉर्मूला ये मिलेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये x का हो जाएगा, और फिर y का आपको क्या मिल जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको करना है। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1 and -3 एंड B -3 and 9। तो देखो यहाँ x और y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है, x1 है 1, प्लस x2 कितना है तो -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, y का देखते हैं, y1 कितना है -3 प्लस y2 कितना है 9 और डिवाइड में 2। अब आप देखिए कि 1 एंड -3 तो -2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आपने इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर हो गया -1 और इधर हो गया आपके पास 3, तो -1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ी छोटी सी चीज़ है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको तो हटा ही देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल बना देते हैं एक, ये आपके पास हो गया ट्राइंगल। अब देखो इस ट्राइंगल के अगर आपको क्या है, वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो लेट ये आपके पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 एंड y2, और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास x3 एंड y3, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से देखा आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड्यूलस। अगर आप यहाँ पे x1 ले रहे हो, फॉर्मूला याद रखो, एक बार आपको बाहर x1 लेना है। ठीक है, याद करवाई भी होगा आपने, है ना, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। अगर x1 ले रहे हो तो फिर अंदर y2 और y3 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पोजिशन में चलना है, इसमें ऐसे चलना है। ठीक है, तो देखो y3 और y2, y3 माइनस y2 माइनस y3 होगा ना, क्योंकि आपका अगर x1 ले लिया तो फिर आपके पास y2 और y3 आएगा, तो ऐसे चलना है y2 माइनस y1 y3, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x1 ले लिया। अब आपको x2 लोगे, क्या लोगे x2, तो जब x2 लोगे तो आपके पास 1 और 3 आएगा, तो 1 और 3 कहाँ, ये रहा, ये 3 है और ये 1 है, तो y3 माइनस y1 होगा, क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस अगर आपने x3 लिया है, अगर x3 लिया है तो क्या होगा 1 और 2 आएगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये बस आप बात को ध्यान में रखिएगा।
अब इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं जहाँ हम इसको इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर 4 4 3 -2 एंड -3 एंड 16। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, ये है x1 कितना है 4 इंटू y2 कितना है -2 इन माइनस y3 है 16 तो -16 प्लस x2 कितना है आपके पास 3, ठीक है। तो y3 कितना है 16 माइनस y1 कितना है 4, ओके। प्लस x3 कितना है -3, y1 कितना है आपके पास, y1 है 4 माइनस y2 कितना है ये रहा, है ना। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 4। होगा या नहीं होगा ये बताओ। देखो y3 हो गया आपके पास, x3 कितना है -3 y1 कितना है आपके पास 4 माइनस y2 है, तो ये रहा -y2, ठीक है। तो जब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गई तो आप देख लेना। 1/2 ये हो जाएगा 4 -2 एंड -16 -18 प्लस ये 3 इंटू ये हो जाएगा 12 माइनस इधर हो जाएगा 3 इंटू 8, ये होगा। अब देख लेते हैं आगे। 1/2 ये हो जाएगा -72 प्लस 36 -24, ठीक है, क्योंकि 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही रही है। y1 कितना है आपके पास, y1 है 4 अच्छा ये माइनस का 2 है ना, इधर -2 आएगा, क्या आएगा इधर -2 आएगा, ठीक है। कितना होगा -2, तो ये +2 हो गया, तो ये कितना हो गया 6 3 जा 18 होगा, ठीक है। 6 3 जा कितना होगा 18 होगा। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, लग ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 है ना, मैंने 4 लिख दिया, ये प्लस का 2 है, मैं बोल 2 रहा हूँ लिख 4 रहा हूँ क्या करूँ, सॉरी। ओके, अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 80, ठीक है। तो अब देखो कितना होगा, ये होगा 1/2 -72 और -18 कितना हो जाएगा -90 और प्लस में हो जाएगा 36। ओके, अब देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 -19 प्लस 36 कितना हो जाएगा -54। अब आपको पता है कि ये जब मॉड्यूलस हटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 54/2 कितना आ जाएगा 27, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे, आगे आपको क्या दे रखा। अच्छा, अब आपको वो पढ़ना है जो आपको 10th 11th क्लास में आपको दिया हुआ है ना, बस उसी के बारे में पढ़ना। अब है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। अभी जो हमने पढ़ा था वो हमने किसके बारे में पढ़ा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलिए इसको बात करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं बस इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। ओके, मैं बस इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब अगर आपके पास ये देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिकल या वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल के आपके पास एक्स एक्सिस है। यहाँ से अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में समझ लेना कि एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है क्या, ठीक है ना। डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी होगी, लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन को समझाना चाहता हूँ कि क्या है। देखो मान लो कि ये आपके पास कोई ये कर्व है, ये आपके पास कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे 2 पॉइंट्स है, मान लो ये कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है आपका बी, ठीक है। इसके बीच में ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और ये क्या होगी इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फिजिक्स में आपने 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या ये जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, इन दोनों में क्या है इक्वल एक डिफरेंस है। आप बोलोगे इक्वल नहीं है ना, तो जो ए बी है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो टोटल डिस्टेंस के इसमें इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह एक लाइन ले लूँ ना, एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ, आप सोचना कि अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, मान लो ये मैंने कोई भी स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले ली। यहाँ पर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, लेट ये आपका पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी टोटल डिस्टेंस भी यही होगी और इसकी स्ट्रेट जो टोटल डिस्टेंस भी ये होगी
और इसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो भी यही होगी। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक सिंपल सा ऐसा कर्व है जिसमें क्या हो, जिसमें टोटल डिस्टेंस और इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, वो आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में या तो कोई ग्राफ या हम बोल सकते हैं और कर्व है। क्या है आपका, कर्व है, या तो ये कोई ग्राफ है या क्या है आपका कर्व है, जिसमें क्या होगा, जिसमें इसके जो टोटल डिस्टेंस और इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। बस इतनी सी बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात बस आप ध्यान रखिएगा क्या। ओके, अब आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं इसकी। अगर ये कोई आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लेट लाइन आपकी एल, ये कोई लाइन है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाती है, जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, यानी कितनी वो उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ झुकी हुई है। और सिंपली इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, थीटा। और ये क्या होगा आपका 180 माइनस थीटा होगा, है ना। अगर आप देखो तो ये क्या है आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 180 हो रहा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बस यही आपके पास क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ थीटा होता है, ये जो थीटा है, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता है। तो लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस व्हिच आर सप्लीमेंट। ये देखो एक्स एक्सिस टू एंगल बना रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में टू एंगल बना रहा है, ठीक है। उन दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि इनका सम 180 होता है। तो द सेट थीटा मेड बाय द लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल थीटा बना रही है यही आपका क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये थीटा क्या है। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्लोप, है ना। तो स्लोप की क्या डेफिनेशन है, तो देखो ये जो भी आपका थीटा है, ये जो भी आप थीटा है, अब बस इसका tan ले लो, क्या ले लो, इसका tan, यानी जो tan थीटा होता है वही आपका क्या होता है, वो आपका स्लोप होता है। बात आ रही समझ में, कि अगर आपको कोई भी tan थीटा है, क्या है आपके पास tan थीटा है, ठीक है, तो tan थीटा जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। नॉर्मली हम इसको m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m इक्वल टू tan थीटा, और यही क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, यही क्या होगा, इसका स्लोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ओके। अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास समझ में आ गया होगा, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे अच्छे। m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास, tan थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, यही होता है आपका स्लोप, ये क्या होता है आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लेना अपने दिमाग में, ओके। अब हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन है आपकी, ठीक है, तो अभी तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, कुछ ना कुछ क्या बना रही है, इधर एंगल बना रही है ना, लेफ्ट थीटा ये एंगल बना रही है। अगर मैं इस लाइन को, है ना, अगर अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस पर लेकर आ जाऊँ, कहाँ पर लेकर आ जाऊँ, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस पर लेकर आ जाऊँ, ठीक है, ये देखो ये लाइन कहाँ आ गई आपके एक्स एक्सिस। अब बताओ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस पर ये कितना एंगल बनाएगा, है। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो बताओ कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा। मान लो ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाएगा। आप बोलोगे कि इस कंडीशन में ये जो एंगल है, इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा, ठीक है, इस कंडीशन में जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका 0 डिग्री होगा। इस कंडीशन में एंगल कितना होगा आपके पास, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और 0 डिग्री है तो फिर स्लोप भी क्या होगा, 0, यानी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं अब इस लाइन को, ध्यान से समझना, कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ से घुमा दूँ, ठीक है, यहाँ से घुमाने के बाद मैं इसको अगर इसके वर्टिकल लेकर आ जाऊँ, तो वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस पे अगर ये लाइन घूम के, यानी अब ये 90 डिग्री बना लेगा, तो क्योंकि अब इस कंडीशन में ये जो होगी ना, ये आपके पास 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री होता है तो अब आपको पता है कि जो tan 90 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो 90 डिग्री पर ये क्या होता है आपका, कभी डिफाइंड नहीं होता। देखो लिखा हुआ भी है, द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, ये आपका कभी डिफाइंड नहीं होता, ये आपका डिफाइंड नहीं होता, ठीक है।
बात आगे समझ में यहाँ तक? ओके। अब अगर यही घूम के, अगर यही लाइन पूरी घूम के अगर आपके पास 180 पर आ जाए, तो यही लाइन पूरी घूम के अगर ऐसे 180 पर आ जाए तो ठीक है, ये आपकी लाइन होगी, है ना। पूरी घूम के मान लो यहाँ 180 पर आ गई, तो अब यहाँ पर आने के बाद आप बोलोगे 180 को आते ही वापस 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। जैसे ये 180 पर आया तो वापस ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, क्या होगा आपका, ये जो थीटा एंगल होगा उसकी कंडीशन है कि ये 0 के इक्वल हो सकता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 180 से हमेशा क्या होगा, छोटा, मीन्स पाई से हमेशा क्या होता है, ये छोटा होता है। ये बात आप हमेशा इधर ध्यान रखिएगा कि जो एंगल थीटा है वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन वो पाई से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, पाई से हमेशा छोटा होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि अभी तो देखो ये आपके 90 डिग्री है, फिर अगर ये पूरा, जैसे अभी तक मान लीजिए 0 डिग्री पे ये इधर लाइन है, ठीक है, फिर अगर ये घूम के इधर आया, फिर ये पूरा इधर घूम गया, पूरा इधर घूम के वापस ये 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ये 0 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है, तो वापस ये यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, यानी वो पाई पर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो एंगल थीटा है वो पाई से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। बस यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा स्लोप क्या होती है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे आपको 6 में क्या पढ़ना है, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, अगर आपको वो पॉइंट्स गिवन है तो फिर हम इसको कैसे, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी भी लाइन के, तो फिर उसका हम स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ है नहीं, कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो हम कैसे उसमें वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स अगर उसके गिवन है तो फिर कैसे हम उसमें वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आपके पास मान लो कोई लाइन है, ठीक है, इसके पॉइंट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखिए मान लो कि अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, ये एंगल थीटा है। तो भी यहाँ पे देखो अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, ठीक है, अगर यहाँ देखो कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स है, ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, लेट ये आपका पॉइंट है P और ये आपके पास पॉइंट है Q, ठीक है। P और Q अगर आपको वेल फाइंड आउट है आपके पास कोऑर्डिनेट्स और ये गिवन है, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 है y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास x2 एंड y2, ठीक है। अब देखते आगे, अब आगे देखते क्या है, ठीक है, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर अगर मैंने यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैंने लाइन ड्रॉ की है ये, ठीक है, तो देखिए अब मुझे बताओ x1 क्या है। आप बोलोगे ये जो वैल्यू है ना वो आपके लिए एक्चुअल में x1 है, x2 कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना वो आपके पास है x2, होगा या नहीं होगा ये बताओ, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम बात करें y1 की तो आप देखोगे ये आपके पास है y1, ये y1 है, और यहाँ तक बात करेंगे तो ये पूरा आपके पास हो जाएगा y2, पूरा क्या हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये पॉइंट Q से है ना, कहाँ से आपके पास पॉइंट Q से, ठीक है। तो अगर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली इधर, तो आप देखो अब क्या होगा आपके, ठीक है, ये Q लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये जो है एक्चुअल में अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे ये पूरा x2 है, इसमें से x1 वाला पार्ट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, ये होगा। तो ये जो होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर तो मुझे ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब अगर ये एंगल थीटा है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है PQR, इसे मैं tan थीटा लगा सकता हूँ ना, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, यहाँ से, क्योंकि मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, और स्लोप क्या होता है आपके पास m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो मुझे यहाँ से बस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन में होगा बेस x2 माइनस x1, तो ये हो गया tan थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये आपके tan थीटा है और यही आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो जब भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसके पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। बस ये छोटी सी बात आपको आई होप कि जरूर समझ में आई होगी। ओके, अब देखते हैं आगे, ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
अब आगे देखते हो इसकी कुछ कंडीशन है ना, अगर दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक परपेंडिकुलर हो तो फिर उसका स्लोप कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे उनके बीच में होगा रिलेशन। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको गिवन है, इफ द लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2। तो दो अगर आपके पास लाइन गिवन है और वो दोनों ही लाइन अगर आपके पास पैरेलल है तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही, ये आपके पास x हो गया, सॉरी y एक्सिस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, इसका x एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से टू लाइंस आपके पैरेलल है ना, मान लो ये लाइन हो गया L1 और ये लाइन हो गया आपके पास L2। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि ये जो L1 लाइन है वो यहाँ से α1 एंगल बना रही है और ये जो L2 लाइन है वो यहाँ से α2 एंगल बना रही है। तो मुझे बताओ कि स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1, लाइन L1, अगर स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगा तो आप बोलोगे tan, और इसका इंक्लिनेशन कितना α1 है तो ये हो जाएगा tan α1। दूसरा है स्लोप ऑफ लाइन 2 कितना होगा तो ये हो जाएगा tan α2, कितना होगा tan α2। तो अब आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, L1 है वो पैरेलल है L2 के, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी α1 बराबर होगा α2। इसका मतलब तो यहाँ से क्या होगा कि tan α1 इक्वल होगा tan α2 के भी। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है और इसका जो स्लोप है वो अगर आपके पास m है m1 और इसका जो स्लोप है मान लेते ये m2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपके m1 और m2 भी इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो m1 इक्वल हो जाएगा m2। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी टू लाइन पैरेलल है तो उनके क्या हो जाएंगे, स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। अगर कोई भी टू पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा। ये बात आ गई होगी आपको समझ में। ठीक है, कोई भी दो अगर आपके पास लाइंस है और दोनों ही पैरेलल है तो इनका जो स्लोप है वो कैसा होगा, इधर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, इफ द L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। अभी अगर ये दोनों लाइन क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वापिस हम बना ही देते हैं। अब अगर आपके पास टू लाइंस है, ठीक है, अभी आपके पास क्या है, टू लाइंस है। मान लो एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन क्या हो गई आपकी, ये हो गई। ये आपके पास टू लाइंस इसकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ये 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास अल्फा एंगल है और ये आपका बीटा है। ठीक है, तो ये लाइन मान लेते हैं ये L1 लाइन है और ये क्या है आपके पास L2 है। तो देखो स्लोप ऑफ L1 कितना होगा, आप मुझे बताइए, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना होगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा tan अल्फा होगा। और अगर मुझे पूछना होगा स्लोप ऑफ L2 कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये हो जाएगा tan बीटा। होगा इतना क्या, नहीं होगा, होगा। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप मुझे बताओ यहाँ बीटा की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 90 अल्फा प्लस 90 होगी, कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस 90। तो यहाँ पे देखो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, अल्फा प्लस 90, यही है, अल्फा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस 90, ये होगा। आप मुझे बताओ कि tan बीटा किसका स्लोप है आपके पास, L2 का, यानी ये इसको मैं M2 ले लेता हूँ, और tan अल्फा प्लस 90 कितना होगा, ये माइनस कोट अल्फा हो जाएगा ना, मतलब 90 प्लस अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस अल्फा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो tan 90 प्लस अल्फा क्या होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan आपका माइनस होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री में y एक्सिस पर है तो फंक्शन चेंज होगा, तो हो जाएगा कोट अल्फा होगा, M2 माइनस कोट अल्फा को मैं tan अल्फा 1/tan अल्फा लिख सकता हूँ, और ये tan अल्फा क्या आपके पास M1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये M2 इक्वल टू -1 M1। तो अगर मैं M1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा M1 इंटू M2 इक्वल में है -1, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 आ गया, तो ये किसकी कंडीशन है, जब ये दो लाइन आपके परपेंडिकुलर होगी तो उनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपके -1 के इक्वल होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेगा। ठीक है,
तो अब हम इसके आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।